हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो विज्ञान रेशों से वस्त्र, फाइबर एंड फैब्रिक का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 5 का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने ऊन के बारे में पढ़ा था, रेशम के बारे में पढ़ा था, वर्णात्मक प्रजनन के बारे में पढ़ा था, ऊन प्रदान के बारे में पढ़ा था, कुछ क्रियाकलाप भी किए थे हम लोगों ने, और भी बहुत कुछ चरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो इनमें से हम लोगों ने धोना या सुखाना, उसके बाद रंगाई कैसे की जाती है, रीलिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ गया था। और रेशम कीट का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन चक्र। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं जिन्हें रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म या सूंडी कैटरपिलर्स कहते हैं। वे शहतूत यानी कि मलबेरी की पत्तियां खाती हैं तथा आकार में बढ़ती हैं। सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र को अगला चरण में प्रवेश के लिए तैयार होता है। सर्वप्रथम सूंडी यानी कि कैटरपिलर तथा लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर को इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सुखाकर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा रहता है, अंडा देता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, उसके बाद ये व्यवस्थित कीट बन जाता है। ठीक है, रेशम कीट का जीवन चक्र ये हमारा दिया हुआ है चित्र में। तो सूंडी जल्द ही रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। यह अब प्यूपा कहलाता है। इसके बाद ये प्यूपा बन जाता है। इसके ऊपर का आवरण यानी कि कोवरिंग कोकून कहलाता है। इसका ऊपर का जो प्यूपा का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये ऊपर का पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं पता है? प्यूपा। इसके ऊपर को पार्ट को कोकून कहते हैं। हाँ, गलती से मैंने कह दिया। तो कोकून के अंदर कीड़े का विस्तार होता रहता है। इसी कोकून से रेशम तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशमी तंतुओं से रेशमी धागों को प्राप्त किया जाता है और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं, तो वे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न रेशम धागे की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार तसर सिल्क यानी कि टेसर, मूंगा स्टील यानी कि मूंगा, कोसा स्टील यानी कि कोसा, एरी सिल्क यानी कि एरी आदि विभिन्न प्रकार के रेशम धागे बनाते हैं। तो सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। तो इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर यानी कि मुलबेरी कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। इसे सुंदर रंगों में रंगा दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं क्रियाकलाप 5 को। क्रियाकलाप 5 को करते हैं। तो अब रेशम कीट का जीवन चक्र का सही क्रम समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो पहला क्या करेंगे, क्या चाहिए हमको इसके लिए? जो रेशम कीट को जीवन चक्र का रंगीन चित्र गद्दे पर बनाइए। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है यानी कि इसको आप एक गद्दे पर बनाएंगे। रेशम कीट के जीवन चक्र के चित्र को विभिन्न अवस्थाओं में अनुसार काट लीजिए, विभिन्न अवस्था के अनुसार काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि अब इन चित्रों को, जीवन चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। तो रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अब। तो रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है। हमारे देश के व्यापारी पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम कीट का उत्पादन होता है। रेशम कीट प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और इसके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो अब हम लोग इसके लिए रेशम कीट पालन के निम्नलिखित चरण पूरी होती है। तो पहला चरण हम लोग देखेंगे रेशम कीट पालन यानी कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गद्दा बक्सों
या बॉक्स के ट्रे में एकत्रित करके रेशम कीट पालकों यानी कि किसान को बेच दिया जाता है। तो अब क्या किया जाता है, देखिए ये मादा कीट है और इसके अंडे, ये एक साथ सैकड़ों अंडे देती है। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये सब अंडा है इसका, ठीक है। तो किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वास्थ्यकर यानी कि हाइजेनिक उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में अंडा सेनों की मशीन इनक्यूबेटर में रखते हैं। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है। बॉक्स में इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। इन अंडों से लार्वा बाहर निकलता है, तब इन्हें रेशम या शहतूत वृक्ष की ताज़ी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और अमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बॉक्स में स्वच्छ ट्रे पर रखा जाता है। 25 से 30 दिनों बाद लार्वा खाना बंद कर देता है। इसे पुआल या छोटी झाड़ियों पर रख दिया जाता है, जिस पर वह अपना कोकून बना सकते हैं। ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर रेशम के रेशों से कोकून बनाते हैं। तो ये रेशम लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद यह शलभ में विकसित हो जाता है। पुआल पर कोकून बनाना, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। रेशम का संसाधन, तो रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों में रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इतने परिष्कृत यानी कि फाइन एवं कोमल होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता। अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम रील बनाना यानी कि रीलिंग द सिल्क कहते हैं। तो इससे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। ये मशीनें कोकून से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम से रेशों या फाइबरों की कटाई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम की इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की बिक्री हो रही है। क्या कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर कर सकते हैं? आइए इस एक क्रियाकलाप द्वारा अंतर समझते हैं। तो संश्लेषित रेशम द्वारा शुद्ध रेशम के लिए कपड़े पहनना। क्रियाकलाप 2। तो संश्लेषित रेशम एवं शुद्ध रेशम की पहचान शिक्षित सावधानी पूर्वक करके दिखलाएंगे। तो इसके लिए रेशमी और कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों के टुकड़े चिपटा के से पकड़कर मोमबत्ती की लौ में सावधानीपूर्वक जलाइए। आप देखिएगा कि कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र एक टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है। शुद्ध रेशम कपड़े के टुकड़े को जलने में ज़्यादा समय लगता है। हमारे राज्य में रेशम, झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम से उत्पादन झारखंड का देश में प्रमुख स्थान है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। तो खरसावा जिले का कुचाई सिल्क एक उत्तम प्रकार है। यहाँ जानने के लिए कुछ दिया हुआ है, इन्हें भी जानिए। तो रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़े को प्रकाश के सामने देखिए। आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार है, जबकि ऊनी वस्त्र नहीं। भारत में रेशम का उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीटों के
पालन कोकून से रेशम को निकालने में एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। ये अपने इस उद्यम यानी कि कार्य द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के योगदान देती है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व से पहले स्थान पर है। भारत का स्थान दूसरा है। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। हमारे राज्य में हमने सीखा, तब हमने क्या सीखा ये हम लोग देंगे। तो ऊन और रेशम ज्यादातर रेशे हैं। ऊंट, भेड़, बकरी, याक आदि ऊन के रेशम से रेशम प्राप्त करते हैं। भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए अधिकांश भेड़ों को पाला जाता है। रेशम के शरीर से बालों की कटाई, फिर धुलाई, फिर कताई, फिर रंगाई और बुनाई की जाती है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर अच्छी तरह से पलते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट अंडा, लार्वा, वयस्क कीट बनता है तथा रेशम को रेशों से कोकून बनाते हैं। तो रेशा प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है। फिर रेशम का धागा बनाया जाता है जिसे रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम वस्त्र बुनते हैं। तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पार्ट 6 का भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।